ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या हालचाल है आप लोगों के? आई होप सब बढ़िया है। तो मैं हूँ आपकी सोनम मोहिनी, बायोलॉजी एजुकेटर। एंड स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस एंड सोनम मोहिनी बायोलॉजी पर। तो आज है जो हमारा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, तीनों चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आई नो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको लग रहा होगा कि कैसे 1 घंटे के अंदर ये सब होगा, लेकिन हो जाएगा क्योंकि हमें क्या करना है, रिवाइज करनी है। और मुझे कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं जहां पे बच्चे यूजुअली जिस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वहां से क्वेश्चन आ जाता है। और क्वेश्चन कैसा आता है ये भी अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, है ना। कैसे बताऊंगी? पीवाईक्यूज करेंगे हम लोग, और उस पीवाईक्यूज के बेसिस पर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। अब देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो ये चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और आपके नीट एग्जाम में हर साल इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस का मतलब समझ रहे हो, 12 से 16 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, तो ये टॉपिक कोई मामूली टॉपिक नहीं है। इनमें से एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। जितने चाहो उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें भी करवा दूंगी, जिससे एक तरह से समझ लो कि आपका पूरा पूरा ये चैप्टर ही ओवरऑल फिनिश हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये तीनों टॉपिक, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस फ्रॉम दिस चैप्टर, और इसे छोड़ने की या स्किप करने की गलती तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। मैं साइड हो जाती हूँ हमेशा की तरह, एंड लेट अस बिगिन विद द क्लास। चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन से। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, अब ये क्या चीज है सबको पता है ना। क्या चीज है? रेप्लिकेट करने का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? एक सेकेंड। रेप्लिकेट का मतलब क्या हो जाता है? कॉपी करना। ठीक है, फोटो कॉपी बनाना। एन नंबर ऑफ कॉपीज बन सकती हैं जब हम किसी चीज को रेप्लिकेट करते हैं। तो देखो ध्यान से। While proposing the double helical structure of DNA, वॉटसन एंड क्रिक, देखो यहाँ पे ना वॉटसन एंड क्रिक का नाम जुड़ा हुआ है। रेप्लिकेशन में भी वॉटसन एंड क्रिक आते हैं, लेकिन बच्चे हमेशा यहाँ पर गलती कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन को प्रपोज किया, या किसने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दी। तो देखो, इन्होंने ना वॉटसन एंड क्रिक ने सिर्फ और सिर्फ प्रपोज किया था स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सिर्फ प्रपोज किया था। जस्ट जो भी चीजें मैं करवा रही हूं ना, बस तुम समझो कि वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सो इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस कि स्पेसिफिक पेयरिंग we have postulated immediately suggested possible copying mechanism for the genetic material। ये शब्द बोले गए थे वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा 1953 में। इसका मतलब क्या है कि ये बात हमारे नोटिस में है, ये बात हमसे छुपी हुई नहीं है, कि जो स्पेसिफिक पेयरिंग होती है ना, ए के सामने हमेशा टी लगता है, जी के सामने हमेशा सी लगता है ना, एडेनिन के सामने थाइमिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन। तो इमीडिएटली ये सजेस्ट करता है कुछ कॉपिंग मैकेनिज्म होती है जेनेटिक मटेरियल की, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है। तो द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट। इस स्कीम से ये सजेस्ट हुआ कि ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये सेपरेट भी हो सकते हैं, और फिर ये अपने अपने अलग अलग स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर सकते हैं, ताकि ये नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सके। अब जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हर एक डीएनए मॉलिक्यूल का अपना खुद का एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। ऐसे समझो कि अभी ये इस तरीके से स्ट्रैंड है, ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इन दोनों अलग अलग के साथ ही
नए नए स्ट्रैंड्स बन गए, नए नए स्ट्रैंड्स बन गए। तो इस वाले के पास एक पेरेंटल भी है और एक नया न्यूली सिंथेसाइज्ड भी है, इसके पास भी एक पेरेंटल एक न्यूली सिंथेसाइज्ड भी है। तो यही कहने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या मशीनरी, क्या क्या एंजाइम्स की जरूरत है, किस किस चीजों की। जैसे खाना वाना बनाते हो तो सामग्री चाहिए होती है ना, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, उसके बिना तो नहीं बन सकता कुछ भी। खाना छोड़ो, तुम एक नॉर्मल सा क्राफ्ट वर्क करोगे, कोई भी काम करोगे, उसके लिए तुम्हें सामान के इंतजाम करना पड़ेगा। तो देखो लिविंग सेल्स में जैसे कि ई कोलाई है, रेप्लिकेशन को सेट ऑफ एंजाइम्स की जरूरत होती है। एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट उनको बोला जाता है। मेन एंजाइम जो होती है वो होती है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर रेप्लिकेशन में ध्यान से देखना, रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज होता है डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पर डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये रेप्लिकेशन की बात कर रही हूँ। क्यों मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली इसको बोल रही हूँ, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में अलग है। ठीक है, देखो, सिंस इट यूजेस डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, तो ये डीएनए टेम्पलेट को ही यूज कर रहा है। ठीक है, डीएनए के पॉलीमराइजेशन के लिए, है ना। इसीलिए डीएनए पे डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है। ये दीज एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम, क्योंकि इनको कैटेलाइज करना है पॉलीमराइजेशन ऑफ बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड बहुत थोड़े से टाइम के अंदर। ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स है। ठीक है, और ह्यूमंस का जो जीनोम है वो 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स है। ठीक है, तो कंप्लीट करना होगा प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। इसका मतलब है एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी हो जाएगी, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के रेट से पॉलीमराइजेशन होगा इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, नॉट ओनली दीज पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट, इनको सिर्फ फास्ट ही नहीं होना है, इनको चाहिए कि ये रिएक्शन को कैटेलाइज करे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ। कहीं से भी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी मिस्टेक अगर हुई रेप्लिकेशन में तो इससे म्यूटेशन आ जाएगा, म्यूटेशन आएगा तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। नाउ एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्सपेंसिव कैसे है, एनर्जेटिकली है, मतलब कि इसमें क्या लगेगा, खर्चा लगेगा। किस चीज का, एटीपी का खर्चा। एनर्जेटिकली बोला जा रहा है कि ये बहुत महंगा है। नाउ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जिसको हम डीएनटीपी बोल सकते हैं, ये दो तरीके का पर्पस सर्व करेगा। सबसे पहले तो ये सबस्ट्रेट को ऐड करेगा, ठीक है, ताकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर सके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए, है ना। यानी कि दो टर्मिनल फॉस्फेट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होंगे, सेम एज इन द केस ऑफ एटीपी। तो एटीपी के तरह ही डीएनटीपीज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनटीपीस यूज किए जाते हैं एनर्जी करेंसी की तरह, ताकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर सके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। अब देखो, अब उसके अलावा डीएनटीपी हो गया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो गया, उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, कुछ और भी एडिशनल एंजाइम चाहिए, जिससे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगा। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, लंबे लंबे डीएनए मॉलिक्यूल के लिए दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो सेपरेट नहीं हो सकते, एंटायरली सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी। पूरा पूरा डीएनए को अगर दोनों अलग अलग स्ट्रैंड्स में सेपरेट करना है तो इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी। रेप्लिकेशन हो सकती है छोटी सी ओपनिंग के साथ भी ऑफ द डीएनए हेलिक्स। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। जैसे मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, अब यहाँ पर हल्का सा खुल गया, यहाँ पे हल्का सा खुल गया है, और फिर से अगर ये जुड़ा हुआ भी है तो भी कोई बात नहीं, यहां से ही हम नया स्ट्रैंड बना सकते हैं। ठीक है, नाउ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन एक ही डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन क्या होगी, नन अदर देन 5' to 3', 5' to 3'। ठीक है, क्यों, create some additional complication at the
रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे, एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन कैसे क्रिएट हो रहा है, अब देखो ध्यान से। एक स्ट्रैंड है, मान लो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी है 3' to 5', ठीक है। तो उसके साथ जो रेप्लिकेशन होगा वो तो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसके साथ का जो स्ट्रैंड लगेगा, नया स्ट्रैंड, वो 5' to 3' होगा और वो कंटिन्यूअस होने वाला है। लेकिन जो दूसरा है, यानी कि दूसरा टेम्पलेट जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' थी, उसके साथ का रेप्लिकेशन जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में होगा। डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज फ्रैगमेंट्स आगे चलकर डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब सिर्फ कहोगे कि डीएनए पॉलीमरेज ही इनिशिएट कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इनिशिएट रैंडमली किसी भी जगह पर नहीं कर सकता। एक डेफिनेट रीजन चाहिए इकोलाई के डीएनए में जहां पे रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। ऐसे रीजन को ही हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्यों चाहिए इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों है? बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए इज नीडेड टू बी प्रोपगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर। क्योंकि इसी जगह से जब हम आगे चलकर कोई भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में या किसी भी इस तरह के प्रोसेस में अगर जरूरत पड़ेगी, तो हमें यही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है ना। ये एक वेक्टर रिक्वायर करता है, वेक्टर प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि वेक्टर जो है वो देख लेता है कि किधर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ना। फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल, ठीक है। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एस फेज में होता है ऑफ द सेल साइकिल। ऑलरेडी मैंने आपको मियोसिस वाला लेक्चर समझा दिया, अच्छे से आपको पता होगा मियोसिस पढ़ने के बाद कि सेल साइकिल में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। The replication of DNA and cell division cycle should be highly coordinated, ठीक है। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो टाइमिंग है या प्रोसेस है और सेल डिवीजन का जो पूरा साइकिल है वो हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। यूकैरियोट्स की बात हो रही है यहाँ पर। अगर सेल डिवीजन में फेलियर आ गया डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, तो पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एनॉमली बोल सकते हैं, राइट। चलो, ये हो गया हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। देखो, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो 3' to 5' जा रही है, इस तरीके से जा रही है। अब इसके साथ जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होगा वो 5' to 3' ग्रो करेगा और ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहलाएगी। जो दूसरा वाला है यानी 5' to 3', उसके साथ वाला तो कैसा हो जाएगा, 3' to 5', और कभी भी रेप्लिकेशन 3' to 5' होती ही नहीं है, 5' to 3' होती है। तो ये डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होती है। इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं और इनको बाद में जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। चलो, अब शुरू करते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होगा। आप लोगों को सबको पता है ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। डीएनए से जब हम इंफॉर्मेशन कॉपी करते हैं आरएनए में, स्पेसिफिकली एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्ट में, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना। एक सेकेंड, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू द आरएनए, उसी को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी ही इस प्रोसेस को गवर्न करता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब क्या है, A will always pair with T, है ना, एंड G will always pair with G, और इन दोनों के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। बात ये है बच्चों कि mRNA में या किसी भी RNA में T की जगह नहीं होती, T के जगह पे वहां पर होता है U। तो यहाँ पर पूरा खेल ही इस चीज का है। एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंट करेगा अब यूरेसिल के साथ, ना कि थाइमिन के साथ, ठीक है ना।
अब रेप्लिकेशन के जैसा ये नहीं है, वहां पर क्या हो रहा था, दोनों स्ट्रैंड में से एक एक नए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन रही थी, ठीक है, तो जिसके वजह से एक से दो बन रहे थे। आपको पता है रेप्लिकेशन का मतलब ही यही होता है, द टोटल डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेटेड इन रेप्लिकेशन। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ दो में से एक सेगमेंट जो डीएनए का है वही कॉपी होता है आरएनए में, दूसरा नहीं होता। अगर दूसरा भी होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड से अगर आरएनए की कॉपिंग होगी तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे आपस में, और ये फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए विल नेवर एवर बी एबल टू ट्रांसलेट, ये कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? तो वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? इसका सिंपल आंसर है कि दोनों स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह अगर एक्ट करेगा तो ये दोनों कोड करेंगे आरएनए मॉलिक्यूल के लिए, जिसमें अलग अलग सीक्वेंसेस होंगे, है ना, और सीक्वेंसेस अलग अलग होंगे बट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो देखो, अगर ये कोड करते हैं प्रोटीन के लिए तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड वुड बी डिफरेंट, है ना, तो एक सेगमेंट डीएनए का वो दो डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। दूसरा रीजन क्या है, जो दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे एक साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू ईच अदर, जिसके वजह से एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इससे आरएनए कभी ट्रांसलेट हो ही नहीं पाएगी प्रोटीन में, है ना, और जो ट्रांसक्रिप्शन का काम था वो बेकार हो जाएगा, फ्यूटाइल हो जाएगा, मतलब ऑफ नो यूज। चलो अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको कहते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो डीएनए में होता है उसे हम तीन रीजन्स में डिफाइन कर सकते हैं, कि उसमें एक प्रमोटर रीजन होगा, एक स्ट्रक्चरल जीन होगी और एक टर्मिनेटर रीजन होगा। ठीक है, एक कन्वेंशन होता है डिफाइन करने के लिए, जो दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए होते हैं स्ट्रक्चरल जीन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, सिंस दोनों स्ट्रैंड्स में ऑपोजिट पोलैरिटी है ना, दोनों स्ट्रैंड्स में ऑपोजिट पोलैरिटी है। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा यहाँ पर, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, और वहां पे रेप्लिकेशन में क्या था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों। ये कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन। क्यों यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है? क्योंकि आरएनए बनाना है भाई, जिस चीज का पॉलीमर बनाना है उसी का तो पॉलीमरेज होगा, है ना, दैट इज 5' to 3' डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगेन सेम चीज। नाउ स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी 3' to 5', अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बात बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है डीएनए की, उस डीएनए में जो 3' से 5' स्ट्रैंड है वही एक्ट करेगी टेम्पलेट की तरह, वो टेम्पलेट जिसके बेसिस पर नया आरएनए स्ट्रैंड बनने वाला है। ठीक है, देखो टेम्पलेट, और उसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है उसका कोई काम नहीं, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री में 3' to 5' बनेगा और 3' to 5' आरएनए बन ही नहीं सकता, 5' to 3' डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन होनी है, ये तो आप लोग को भी पता है। एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए, उसका सीक्वेंस यानी कि जो दूसरा जो दूसरा स्ट्रैंड है 5' to 3' वाला, उसका सीक्वेंस हमेशा आरएनए के बराबर रहेगा, आरएनए जैसा ही रहेगा, बस डिफरेंस यही होगा कि 5' to 3' वाले स्ट्रैंड में थाइमीन जहां जहां पर है उसके जगह पर यूरेसिल होगा आरएनए में, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है ना, स्ट्रेंजली इस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जबकि ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता। कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए नाम पड़ा है कि अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया जाए कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो बताओ इसका जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होने वाला है उस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के क्या कोड्स होंगे, तो तुम्हें ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोडिंग स्ट्रैंड देखो
और जहां जहां टी है उसको यू से रिप्लेस कर दो, जहां जहां टी है उसे यू से रिप्लेस कर दो। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा? क्योंकि यही है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। देखो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि सीक्वेंस इसका सेम होगा एज आरएनए। तो क्वेश्चन जब आए नीट एग्जाम में तो टाइम सेव हो तुम्हारा, शायद इसीलिए इसका नाम ही कोडिंग स्ट्रैंड रख दिया गया। ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड। तो अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अब देखो हाइपोथेटिकल सीक्वेंस यहाँ पर दी हुई है, देखो ध्यान से। अगर मान लो ATGC यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसके बदले जो आरएनए बनेगी वो 5' to 3' बनेगी। क्या बनेगी? ए की जगह यू होगा, है ना, टी के जगह ए होगा, यू ए, जी की जगह सी और सी की जगह जी होगा, यू ए सी जी। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? TACG। तो टी को अगर हम यू से रिप्लेस कर दे तो UACG हो गया ना, हो गया ना। मैं यही तो कह रही हूं तब से। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल जीन वाली पोर्शन होती है और टर्मिनेटर रीजन होता है। फटाफट से देखो कि इसका क्या काम है। प्रमोटर और टर्मिनेटर जो है वो फ्लैंक करता है स्ट्रक्चरल जीन को, यानी प्रोटेक्ट करता है स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। फ्लैंक का मतलब क्या हो गया? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रमोटर जो है वो 5' एंड में लोकेटेड होगा, यानी अपस्ट्रीम लोकेटेड होगा। The reference is made with respect to the polarity of coding strand। ठीक है, now it is a DNA sequence जो प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। अब इसी प्रमोटर के साथ ही बाइंडिंग हो जाती है आरएनए पॉलीमरेज की, और यहीं से पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है आरएनए का। आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग शुरू हो जाती है। एंड द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन, ये इस तरह से भी डिफाइन होता है टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड में, बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर। जैसे कि डेफिनेशन क्या है कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड का? वो रिवर्स हो जाएगा। टर्मिनेटर लोकेटेड होगा 3' एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड में, है ना। और यूजुअली हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की तरह, क्योंकि टर्मिनेशन हो गया है ना, टर्मिनेट हो चुका है, प्रोसेस खत्म हो चुका है। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो और प्रेजेंट हो सकते हैं अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में प्रमोटर के साथ। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज शैल बी डिस्कस विद डीलिंग विथ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मैं तुम लोगों को अगले किसी दूसरे क्लास में समझाऊंगी। पहले यहाँ देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन क्या है। एक जीन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फंक्शनल यूनिट, अरे 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 अरे, हाँ, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की तरह हम जीन को डिफाइन करने वाले हैं। यही होता ही है। ठीक है, कोई एम्बिग्विटी नहीं होती कि जीन्स लोकेटेड होंगे डीएनए में, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीन डीएनए में लोकेटेड है, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। हम जो है डीएनए सीक्वेंस के बेसिस पर एक जीन को डिफाइन नहीं कर सकते। डीएनए सीक्वेंस जो कोड कर रहा है टीआरएनए या आरआरएनए मॉलिक्यूल के लिए, वो भी एक जीन कहलाएगा, वो भी एक जीन कहलाएगा। तो अगर हम एक सिस्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं तो सिस्ट्रॉन क्या कहलाती है? डीएनए का वो सेगमेंट जो एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा, बेसिकली प्रोटीन को कोड करने वाला जो सीक्वेंस डीएनए का होता है उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन एंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोस्टली प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स जो होती हैं बीच बीच में कुछ ऐसे इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस से इंटरप्ट हो जाती हैं। ठीक है, और वो जीन जो है वो स्प्लिट हो जाती है। देखो, एक सीधी सी जीन जा रही है, बीच बीच में कुछ इंटरप्टेड सीक्वेंस आ गया, तो ये क्या हो गया? स्प्लिट हो गया ना, अलग अलग पार्ट्स में, ये अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, जो कोडिंग सीक्वेंस या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है वो एक्सॉन कहलाएंगे। जो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है वो एक्सॉन कहलाए। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? इन इंटरप्टेड सीक्वेंस को, यानी इनको हम इंट्रॉन कहेंगे।
इन्हें रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने के बाद इस पूरे सिस्ट्रॉन को जब प्रोसेस करेंगे तो हम उसे एक्सॉन नाम से बुलाएंगे। ठीक है, वो सीक्वेंस जो अपीयर होंगे मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में। ठीक है, एक्सॉन्स इंटरप्ट होते हैं इंट्रॉन से। ये वही इंट्रॉन्स हैं जो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस है, जो इंटरप्ट करने वाले सीक्वेंसेस है, जिनका कोई काम नहीं होता, ये बस ऐवे ही पड़े होते हैं बीच बीच में। ठीक है, कहता है ना दखल अंदाजी करने के लिए, उसी के लिए ये प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से जीन स्प्लिट हो जाती है और फिर हमें इसको हटाना पड़ता है। जब हम इसको रिमूव करते हैं और बाकी सारे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ देते हैं, जो स्प्लिट जीन्स हैं उनको हम जोड़ देंगे, तब जाके एक्सॉन क्रिएट होगा। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट करती है डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। ये तो समझ में आ ही गया ना। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर अफेक्ट होती है प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन से। इसीलिए रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है वो लूजली डिफाइंड होती है रेगुलेटरी जीन, इवन दो दीज सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस किसी भी आरएनए या प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, फिर भी हम इन्हें रेगुलेटरी जीन के नाम से बुलाते हैं। अब देखो ध्यान से, कितने टाइप के आरएनए होंगे और प्रोसेस क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन का। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया में क्या होगा। तो 3 तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। सबको ये बात पता है। अब सारे आरएनए को ना हमें क्या करना है, सिंथेसाइज करना है प्रोटीन में। ठीक है, सारे आरएनए से हमें प्रोटीन बनानी है। एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर आएगा और जेनेटिक कोड रीड करेगा, और आरआरएनए प्ले करता है स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ना, एक सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कैटालाइज कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन हर तरह के आरएनए का बैक्टीरिया के अंदर, तो ये हो गया क्या, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये बाइंड करेगा प्रमोटर के साथ, इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को इनिशिएशन बोलेंगे। ठीक है, फिर ये यूज करेगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट की तरह। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी भी तो चाहिए, और फिर जाके पॉलीमराइज करेगा टेम्पलेट में डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। सिंपल सी बात है, ये प्रमोटर रीजन है, यहां से पॉलीमरेज बाइंड कर चुका है। ठीक है, और फिर ये स्ट्रक्चरल जीन आ रही है, लास्ट में टर्मिनेटर है और ये पॉलीमर इसके बेसिस पर, ठीक है, नया सा स्ट्रैंड बना रहा होगा। Now, somehow facilitate opening of the helix and continues elongation. अब इससे क्या हो रही है, इससे हो रहा है elongation। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए एंजाइम के साथ बाइंडेड रहता है। नाउ सिर्फ वंस द पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेटर रीजन, तब जाके जो आरएनए है वो फॉल ऑफ हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज भी हट जाएगा वहां से। इसी को हम टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो कैसे कैसे ये शुरुआत हुई है इस चीज की, कैसे कैसे शुरुआत हुई है। सबसे पहले इनिशिएशन हुई है ट्रांसक्रिप्शन की, इनिशिएशन, उसके बाद इलोंगेशन हुआ है ना, खींचता चला गया, और लास्ट में टर्मिनेशन हो गया, लास्ट में बच्चों टर्मिनेशन हो गया। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे 3 स्टेप्स में कैटालाइज कर रहा है, विच आर इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज केपेबल है कैटालाइज करने के लिए प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। तो शुरुआत में ये इनिशिएशन फैक्टर यानी कि सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड होता है, और लास्ट में टर्मिनेशन फैक्टर रो फैक्टर के साथ, ताकि इनिशिएट और टर्मिनेट कर सके ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिस्पेक्टिवली। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स ऑल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू ईदर इनिशिएट और टर्मिनेट। मतलब इन्हीं फैक्टर के साथ जुड़ने की वजह से ही ये आरएनए पॉलीमरेज या तो इनिशिएट कर पा रहा है ट्रांसक्रिप्शन या तो टर्मिनेट कर पा रहा है, मतलब दोनों ही कर पा रहा है। अब बैक्टीरिया में
since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, क्योंकि कोई सेपरेशन नहीं है साइटोसोल और न्यूक्लियस का बैक्टीरिया के अंदर, तो यहाँ पर जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है बैक्टीरिया में, सेम जगह पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो मेनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुली ट्रांसक्राइब, मतलब इधर mRNA बन ही रही है और उधर ट्रांसलेशन शुरू हो गया, यानी प्रोटीन बनना शुरू हो गया बच्चों, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल रिएक्शन की तरह काम कर सकता है, कपल प्रोसेस की तरह काम कर सकता है बैक्टीरियाज में, एक साथ हो रहा हो। नाउ यूकैरियोट में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ऑब्वियसली यूकैरियोट अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सेल है, तो देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है वो कि देर आर एटलीस्ट 3 RNA पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस, 3 RNA पॉलीमरेज है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो देर इज अ क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर कि कौन क्या करने वाला है। RNA पॉलीमरेज 1 का काम है rRNAs को ट्रांसक्राइब करना। rRNAs कौन है? 28S, 18S और 5.8S, जबकि RNA पॉलीमरेज 3 का काम है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5srRNA और snRNA यानी स्मॉल न्यूक्लियर RNAs को ट्रांसक्राइब करना। फिर RNA पॉलीमरेज 2 का काम है कि ये mRNA के प्रिकर्सर को ट्रांसक्राइब करेगा और उससे हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA या hnRNA भी हम बोल सकते हैं। किसको? प्रिकर्सर ऑफ mRNA को hnRNA भी बोल सकते हैं। पहला कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, क्लियर कट डिवीजन हो गई, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हो गए, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, दे आर ट्रांसक्राइबिंग the other RNAs, ठीक है। नाउ द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में दोनों एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल है, तो इसको हम क्या करेंगे? स्प्लाइसिंग के थ्रू इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, एक्सॉन्स को जोड़ेंगे एक डिफाइंड ऑर्डर में। जो हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है hnRNA यानी प्रीकर्सर ऑफ mRNA, उसमें ये एडिशनल प्रोसेसिंग हो जाती है जिसको कैपिंग और टेलिंग बोला जाता है। कैपिंग में हम एक अनयूजुअल सा न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसे ऐड करते हैं hnRNA के 5' एंड में। hnRNA क्या है? अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रीकर्सर ऑफ mRNA। अभी पूरी तरह से mRNA फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ है, जब तक स्प्लाइसिंग होने के बाद कैपिंग और टेलिंग नहीं हो जाती तब तक वो पूरी तरह से मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया कैपिंग। कैपिंग कैसे हुआ? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, उसको हमने ऐड कर दिया। टेलिंग जब हम करेंगे तो एडेनाइलेट रेसिड्यू 2 से 300 तक एडेनाइलेट रेसिड्यू को हम 3' एंड इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड कर देंगे। अब ये बन चुका है एक फुल्ली प्रोसेस्ड hnRNA, इसी को अब हम बोलेंगे mRNA, और ये जाके अब न्यूक्लियस के बाहर ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसलेशन करने के लिए, यानी प्रोटीन बनाने के लिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे रीजन्स हैं इनको हमें रिमूव करना है, उसके बाद हमें कैपिंग करनी है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे आपको इंट्रॉन्स दिख रहे हैं हम इनको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट MgPPP, पीपीपी यानी ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इससे हम लोगों ने कैपिंग कर दी 5' एंड पर, और उसके बाद लास्ट में हमने पॉलीएडेनाइलेट टेलिंग कर दी, ठीक है, 200 से 300 इन नंबर, और इसी को हम पॉलीएडेनाइलेशन भी बोल दे रहे हैं। तो कैपिंग भी हो गई, टेलिंग भी हो गई, इंट्रॉन्स भी सारे रिमूव हो गए, और जो पूरा मैच्योर फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA बना वो हो गया mRNA मैसेंजर RNA। इतना सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। फटाफट से अब देखो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि हम अब अमाइनो एसिड की पॉलीमराइजेशन करेंगे एक पॉलीपेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन से, ठीक है।
नहीं, मतलब प्रोटीन बनाएंगे इन अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से ना। ऑर्डर और सीक्वेंस जो होगा अमाइनो एसिड का, वो उस पे बेस होगा जिस चीज पर एमआरएनए के कोड्स है। एमआरएनए में सारे कोडिंग है, ठीक है, सीक्वेंसेस है बेसिस के, उस सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस पे के ऊपर डिपेंड होगा कि क्या सीक्वेंस होगी अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड एक बॉन्ड से जुड़ी होती है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए भी हमको बहुत सारा एनर्जी चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट फेज होता है अमाइनो एसिड का, वही होता है एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी के प्रेजेंस में हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसे कॉग्नेट टीआरएनए मतलब उसके स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ उसे लिंक करना होगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए टू बी मोर स्पेसिफिक। नाउ अगर ये दो चार्ज टीआरएनएस को एक साथ ले आया जाए तो इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा एनर्जेटिकली, बहुत आसानी से। सो अब देखो, जो कैटलिस्ट का प्रेजेंस है वो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को इनहैंस करता है। कैटलिस्ट कौन होगी, अब यहाँ पर सोचो, ध्यान से सोचो, अभी अभी समझ में आ जाएगा। देखो, जो सेलुलर फैक्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो, और वो कौन होता है, वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और नॉट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। राइबोसोम कंसिस्ट करता है स्ट्रक्चरल आरएनए और लगभग 80 तरह के प्रोटीन, ठीक है। अपने इनएक्टिव स्टेट में ये दो सब यूनिट में एग्जिस्ट करता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट जो है वो इस एमआरएनए को पकड़ लेती है, ठीक है, और तब शुरू होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस ताकि प्रोटीन बन सके। अब दो साइट है लार्ज सब यूनिट में, वो दो साइट कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से। अमाइनो एसिड जहां पे बाइंड होगा, ठीक है, बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। द राइबोसोम एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कौन एक्ट कर रहा था कैटलिस्ट की तरह, अभी मैंने क्या बताया, राइबोसोम। कौन सा 23S RRNA इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम। ये है वो मतलब ये है वो एंजाइम जो कि क्या करेगा, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ, जो ट्रांसलेशनल यूनिट है एमआरएनए की, वो सीक्वेंस ऑफ आरएनए है, ये तुम्हें पता है। फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडॉन, प्रोटेक्टेड है, शुरुआत ही इसकी स्टार्ट कोडॉन एयूजी से होती है, और स्टॉप कोडॉन, ये दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, शुरुआत में और अंत में, ठीक है, इससे ये फ्लैंक्ड है। एंड कोड करता है ये पॉलीपेप्टाइड के लिए, एक एमआरएनए में एक एडिशनल सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस किसी भी चीज के लिए ट्रांसलेशन नहीं करती, प्रोटीन नहीं बनाती। अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर हम उसे बोलते हैं। ये दोनों 5' एंड में भी प्रेजेंट होती है, 3' एंड में भी प्रेजेंट होती है। 5' एंड में स्टार्ट कोडॉन से पहले और 3' एंड में स्टॉप कोडॉन के बाद, ठीक है। अब इसका जरूरत भी है, मतलब ये जरूरी भी है होना, क्यों, ताकि ये एफिशिएंटली ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर सके। इनिशिएशन के लिए सबसे पहले देखो क्या होगा, राइबोसोम बाइंड करेगा एमआरएनए के साथ स्टार्ट कोडॉन में, ठीक है, इनिशिएटर टीआरएनए उसे रिकॉग्नाइज कर देगा। राइबोसोम प्रोसीड करेगा इलोंगेशन का फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब इस स्टेज में कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे अमाइनो एसिड के साथ लिंक किए हुए टीआरएनए में, ठीक है। सीक्वेंशियली ये बाइंड होगा अप्रोप्रिएट कोडॉन के साथ जो कि एमआरएनए में है, और वो फॉर्म कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विथ टीआरएनए एंटीकोडॉन। समझ में आ रही है, टीआरएनए में एक एंटीकोडॉन नाम का एक प्लेस है जहां पर ये बेस सीक्वेंसेस जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना। राइबोसोम कोडॉन से कोडॉन तक मूव करते जाएंगे अलोंग द एमआरएनए, और धीरे धीरे एक एक करके अमाइनो एसिड ऐड होती चली जाएगी और सारे ट्रांसलेट होते चले जाएंगे पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में, जो कि डीएनए ही डिक्टेट कर रहा है। और डीएनए डिक्टेट कैसे कर रहा है, एमआरएनए के हेल्प से, ठीक है। एट द एंड रिलीज फैक्टर जो है वो स्टॉप कोडॉन के साथ बाइंड करेगा, ट्रांसलेशन बंद हो जाएगी, और जो पॉलीपेप्टाइड बना है कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, वो राइबोसोम से निकल के रिलीज हो जाएगा और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी।
दिस इज हाउ ट्रांसलेशन हैपेंस। अब फटाफट से ना हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन करते वक्त आपको अपने आप समझ में आने लगेगा सारा का सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से, और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखते जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए में डिफाइन होता है प्राइमरी बाय 3 रीजन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। क्या इसमें कोई बात गलत है? चलो देखते हैं गलत सही क्या पूछा जा रहा है। प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। क्या ये बात सच है? प्रमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस जो प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर डिफाइन करता है टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को, और ये दूसरा वो है स्टेटमेंट है, ई स्टेटमेंट है। टर्मिनेटर लोकेटेड होता है 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड में, और वो डिफाइन करता है एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से करेक्ट ऑप्शंस या इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों। बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। आप लोग सोचो कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। आप लोग खुद सोचो कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। इट इज वेरी 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 इजी। द राइट आंसर इज, अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर ये तो होता ही है, ये तो होता ही, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना। तो देखो, तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पहला हो गया, पहला ए हो गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसमें प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर आ जाएंगे। ये सही हो गए, ये सही हो गए। प्रमोटर लोकेटेड होंगे 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन में, ये भी सही है ना। प्रमोटर प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये भी सही है। प्रमोटर डिफाइन करता है टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को, ये भी सही है। टर्मिनेटर इज टूवर्ड्स 3' एंड ऑफ कौन सा स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए टेम्पलेट स्ट्रैंड बच्चों। समझ में आ गई बात? तो ए बी सी डी सही है, बाकी ई जो है वो गलत है। विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, रो, गामा, अल्फा या सिग्मा? रो, गामा, अल्फा या फिर सिग्मा। इतना आसान, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, अभी जस्ट पढ़ा है बच्चों। सोचो सोचो, इट इज रो फैक्टर, रो फैक्टर इज टर्मिनेशन फैक्टर, ठीक है। और सिग्मा क्या है, प्रमोटर फैक्टर है, इनिशिएटर फैक्टर है, सॉरी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए डिफाइंड होता है प्राइमरी बाय द 3 रीजन्स इन द डीएनए एंड दीज आर विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड। नी 2024 में अगेन हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आना ही आना है, ठीक है। वो आपको बताना है कि वो क्या होगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के रिस्पेक्ट में। रिप्रेसर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, ट्रांसपोजोन, ऑपरेटर जीन, इंड्यूसर, रिप्रेसर, स्ट्रक्चरल जीन या प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत भी है? मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, पर फिर भी बता देती हूँ। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एंड के रिस्पेक्ट में सबसे पहले प्रमोटर है, फिर स्ट्रक्चरल जीन और फिर टर्मिनेटर। इतना आसान भाई, इतना आसान आ जाए तब तो फिर मतलब मजा ही आ जाए, है ना। ये क्या हो गया, सही है। चलो फिर मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फ्रांसिस जैकोबिन, जैक मोनोट, हरगोबिंद खुराना, मिसेल्सन एंड स्टार। तो जेनेटिक कोड किसने दिया था? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और लैक ओपरॉन। इतना मतलब ये भी बहुत आसान है, फटाफट से इसको करने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था? ट्रांसफॉर्मेशन का वो एक्सपेरिमेंट करा था, है ना। उसके बाद हमारे जैकब एंड मोनोट ने क्या किया था? लैक ओपरॉन दिया था। फिर हरगोबिंद खुराना जेनेटिक कोड, और मिसेल्सन एंड स्टार सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इन्होंने दिया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसे प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही थी उस टाइम। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर हो जाएगा बी, का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। तो देखो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपको बतानी है, ये टेम्पलेट है, ठीक है।
ये टेम्पलेट है, आपको इसमें बताना है प्रोडक्ट। तो जहां पर टी लिखा है वहां पर क्या हो जाना चाहिए, वहां पर क्या हो जाना चाहिए, यू हो जाना चाहिए या क्या होना चाहिए? इट शुड बी ए बेटा, ए। ये टेम्पलेट के अकॉर्डिंग है ना, ये टेम्पलेट क्या, ये अकॉर्डिंग स्टैंड नहीं है, ये टेम्पलेट स्टैंड है। तो टी जहां पर है वहां पर ए होगा, वहां पर ए होगा, ए जहां पे वहां यू होगा, सी जहां है वहां जी होगा, ए है अगेन यू होगा। ठीक है, यही लिख देती हूँ मैं, ए यू जी, यू ए, सी सी, जी यू यू यू। ठीक है, ए यू ए, जी जी, यू ए, ए जी यू। पहला वाला ही सही हो जाएगा, पहला वाला ही है सही आंसर, है ना। चलो अगेन आ जाते हैं हम लोग मैथ्स वाले क्वेश्चन में। आरएनए पॉलीमरेज 3 टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, टाटा बॉक्स। इस पे आपको बताना है, मैच करना है और फटाफट से करना शुरू करो। इतना आसान, अभी जो चीज सोचो अभी तुरंत तुरंत बताई है मैम ने, वो चीज कैसे नहीं आएगी, वो चीज कैसे नहीं आएगी। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करते हैं, एसएनआरएनएज और टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रो फैक्टर से होता है और स्प्लाइसिंग एसएनआरएनपी से हो रहा है। ठीक है, टाटा बॉक्स ये क्या है, एक तरह का प्रमोटर है। तो डी इज द राइट आंसर बच्चों, डी इज द राइट आंसर। बस दैट इज ऑल बच्चों, ये हो गया आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट विद इन 45 मिनट्स। कैन यू इमेजिन दिस, विद इन 45 मिनट्स हम लोगों ने इतना भारी भरकम टॉपिक खत्म कर दिया विथ सम क्वेश्चंस डिस्कस्ड। और मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आएगी। अगर आती है तो फील फ्री टू ask any kind of query, any kind of doubt in the comment box और मैं उसका आंसर आप लोग को बताऊंगी। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के एक्सप्लेनेटरी वीडियो में अंडर 40 to 45 मिनट्स। और अगला जो होगा वो क्या होगा, डाइकॉट मोनोकॉट के रूट स्टेम एंड लीव्स होंगे, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।